सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं आज। लास्ट वीडियो में जो है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जो है देख लिया था, और उसके बाद जो है हम आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन ए आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट। मतलब अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो जो है दूसरी बॉडी भी क्या करेगी, पहली बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी, और ये फोर्सेस जो हैं आपस में इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, और इनकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, हमेशा ही अपोजिट टू ईच अदर, बिल्कुल अपोजिट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया एक ऑब्जेक्ट जो है फोर्स लगाना चाहती है, एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगाती है दूसरे के ऊपर, तो दूसरी जो है आराम से नहीं बैठेगी, वो भी क्या करेगी, उसके ऊपर पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर रिस्पॉन्स में फोर्स लगाएगी, एंड उतना ही लगाएगी जितना कि पहली वाली ने लगाया था। डायरेक्शन अपोजिट होगी इन दोनों फोर्सेस की, और इट विल हैपन एट एनी इंस्टेंट। मीन्स जो है ये ऐसा नहीं है कि जो है दूसरे ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के लगने वाले फोर्स का जो है मतलब वेट करेगी, या ऐसा कुछ नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है प्रोसेस। इट हैपन्स at the instant when the first object exerts force on the other. At the same instant the other body will also be exerting the force। मतलब एक ऑब्जेक्ट ने अगर फोर्स लगा दिया दूसरे के ऊपर, तो उसी टाइम उसी इंस्टेंट पर दूसरी भी क्या कर रही होगी, पहली वाले के ऊपर फोर्स लगा रही होगी। एंड दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये जो है स्टेटमेंट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। यहाँ से एक बात और क्लियर होती है, या एक बात और क्लियर कर दें। अगर मान लें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया होगा, बी ने भी ए के ऊपर फोर्स लगाया होगा, तो ये होते हैं जो फोर्सेस, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। कई बार सोचते हैं ना दैट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस मस्ट कैंसिल ईच अदर, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस, ए का फोर्स बी के ऊपर लगता है तो बी के ऊपर देगी फोर्स हुआ, बी का फोर्स ए के ऊपर लगता है तो ए के ऊपर भी फोर्स हुआ। ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर हैं, इसीलिए कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल तब होते हैं और इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो वो सेम ऑब्जेक्ट पर लगे होंगे। यहाँ तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगे होंगे, ठीक है, तो इसलिए जो है फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। फिर एक और बात ये है इसमें कि दीज फोर्सेस जो हैं ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे हम कहें कि ये दो ऑब्जेक्ट्स है, ये इनको जोड़ने वाली लाइन है, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, मान लिया हम कहते हैं इस डायरेक्शन में लगाया, तो इसने भी इसके ऊपर लगाया होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। मैग्नीट्यूड मान लिया सेम है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, मैग्नीट्यूड सेम हो गया और अपोजिट भी हो गए, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन ये थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है ऐसा नहीं होता है, नेचर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्यों गलत है ये? क्योंकि दीज फोर्सेस आर नॉट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है, केवल इसी के अलोंग जो है फोर्सेस लगते हैं। मीन्स जो है फोर्स की डायरेक्शन ऐसी और ऐसी हो सकती है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स, नॉट इन दिस वे। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होती है। एंड दिस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, ठीक है, जो हमें फोर्सेस देखने को मिलते हैं उन सभी में जो है ये वैलिड होता है। बस एक बार अगर एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे के ऊपर फोर्स लगा दिया, तो दूसरी भी क्या करेगी, पहले के ऊपर फोर्स लगाएगी, और उतना ही लगाएगी जितना कि पहले ऑब्जेक्ट ने लगाया था, ठीक है। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, हमेशा ही अपोजिट रहेगी। अगर पहले ऑब्जेक्ट ने जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, मानिए फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका नाम दे देते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो दूसरी वाली जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन की बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी पहली वाली ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। इट इज़ द नेचर, ये हमेशा होता ही है। हम फॉर एग्जांपल मान लिया कि जैसे ये फॉर एवरी काइंड ऑफ फोर्सेस इट इज़ पॉसिबल, इट हैपन्स सपोज दैट वी हैव दिस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास है और इसको अर्थ अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है विद द फोर्स
mg, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम चलो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं वैसे, लेकिन इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं मान लिया। तो इसके ऊपर अर्थ ने फोर्स लगा रखा है क्यों, और इसको छोड़ते ये नीचे गिर जाएगी बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन क्या अब इसके ऊपर तो फोर्स लगा दिया अर्थ ने, लेकिन क्या ये आराम से बैठेगी? नहीं, ये उसी टाइम क्या करेगी, सेम इंस्टेंट पर ये भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगी। अगर अर्थ ने इसको अपनी तरफ खींचा है तो ये भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो इसका जो है एक फोर्स अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, तो ये अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन गिरती ये है, अर्थ इसकी तरफ नहीं आती बिकॉज जो है अर्थ का मास बहुत ज़्यादा हैवी है, तो अर्थ इसकी तरफ नहीं आ सकती। लेकिन ये हल्की है तो ये अर्थ की तरफ जा सकती है, इसलिए नीचे गिर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जो है इसके ऊपर जो अर्थ ने फोर्स लगा रखा है, ठीक है, वो ज़्यादा है और ये जो अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगी वो कम होगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों फोर्सेस आपस में कैसे हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है। जितना अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स लगाया है उतना ही इसने अर्थ के ऊपर फोर्स लगाया है। लेकिन क्योंकि अर्थ हैवी है इसलिए वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, इसकी तरफ खींच के नहीं चली जाती है, ये अर्थ की तरफ जाता है बिकॉज ये हैवी लाइट है। तो अगर मान लिया जो है, वैसे भी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं। हमने जो है फोर्सेस का जो क्लासिफिकेशन है वो देखा हुआ है अपने स्कूल लेवल पर, तो वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। चलो ये एक एग्जांपल था। तो ये था थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो है एट एनी इंस्टेंट, मतलब ये एक साथ साथ ही होते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये फोर्सेज जो हैं आपस में, ए और बी के फोर्सेज जो हैं, ए बी के ऊपर और बी ए के ऊपर जो फोर्स लगा रही है ये एट इंस्टेंट होते हैं, मतलब इकट्ठे ही होते हैं, ये कोई जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। और ये हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट्स होगा, मतलब कि इस लाइन के अलोंग ही होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने जैसे इसका एग्जांपल लिया था, इसको और अर्थ को मान लिया, अर्थ के सेंटर को एक लाइन हम अज्यूम कर सकते हैं ज्वाइन कर रही है, तो उस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा ना कि ऐसे फोर्स नहीं लगेगा, ऐसे फोर्स नहीं लगेगा, अलोंग द लाइन लगेगा फोर्स, ठीक है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स, तो इसका सेंटर और अर्थ का सेंटर मान लिया, वहाँ पर एक लाइन अज्यूम कर लेते हैं, उस लाइन के अलोंग क्या होगा, फोर्स होगा, ठीक है। तो ये था थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन करने के साथ ही हमारे जो है न्यूटन्स के जो तीनों नियम हैं, इन जो लॉज हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो जो है इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। और ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कुछ एक क्वांटिटीज़ को डिफाइन करेंगे जो कि हमने पहले भी पढ़ी हुई है, और कुछ कंजर्वेशन लॉज को डिफाइन करेंगे। तो एक क्वांटिटी हमने पढ़ी हुई है लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। सो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम of a moving particle is denoted by capital small p is equal to product of the mass of the particle and its velocity v. So this is the linear momentum of a particle which is moving with velocity v having mass m. तो इसमें जो है by definition it is the momentum of the particle, कोई इसमें नई बात नहीं है। इसके बाद जो है इसकी यूनिट आती है, और इसमें जो है हम और ज़्यादा इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, इससे रिलेटेड एक लॉ पूछा जाता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये काफ़ी स्कूल लेवल में जो है ये काफ़ी अच्छा टॉपिक माना जाता है एग्जाम के लिए, ठीक है। पॉइंट पार्टिकल का या किसी ऑब्जेक्ट का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है अभी। लीनियर वर्ड साथ में लगा हुआ है बिकॉज ये हम तब देख रहे हैं जब अलोंग सम लाइन चल रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एंगल नहीं बन रहा है बस, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। According to second law of motion, we have dp by dt. Force is equal to dp by dt. Net force acting on a particle, external force
एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ किसी तरीके से अगर ये F जीरो हो जाता है, इफ दिस फोर्स इज जीरो, then we have dp by dt is equal to 0. dp by dt is 0. so dp by dt 0 का होने का क्या मतलब है कि p is constant। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, और ये थोड़ी सी कंफ्यूज करती है खास करके इन द बिगिनिंग ऑफ 11th क्लास। जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो ऐसा 10th क्लास तक हमने कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा होता है कि भाई dp by dt कुछ जो है dp by dt 0 है तो p कांस्टेंट हो गया। ये कैसे हो रहा है? तो ये जो है कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें इजी सा है। ये जो क्वांटिटी है पूरी, ये जो लिखा हुआ टर्म यहाँ पर, ये कहती है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम का टाइम के साथ चेंज होना होता है dp by dt, और वो जीरो है। इसका मतलब कोई चेंज ही नहीं है, चेंज जीरो है, मोमेंटम जीरो नहीं है, चेंज जीरो है। तो चेंज जीरो है तो इसका मतलब मोमेंटम कैसा है? कांस्टेंट है। मतलब पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से कुछ टाइम बाद यहाँ चला गया, ठीक है। तो हमने फाइनल और इनिशियल मोमेंटम का डिफरेंस देख लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखा कि ये जो है नॉन जीरो, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, नॉन जीरो आ रही है। नॉन जीरो क्यों आ रही है? यहाँ कुछ मोमेंटम था, यहाँ कुछ मोमेंटम था, तो टाइम के साथ मोमेंटम क्या हो गया? चेंज हो गया। तो dp by dt क्या रहेगा? जीरो नहीं रहेगा, यानी कि मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो ये फिर कांस्टेंट भी नहीं रहेगा। अब अगर मान लें पार्टिकल यहाँ पर है, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ जितना मोमेंटम था तो कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँचने पर भी वही मोमेंटम है, तो हमने यहाँ फाइनल में से इनिशियल माइनस करके चेंज निकाला मोमेंटम का टाइम के साथ, वो कितना आया? वो जो है चेंज कितना है? जीरो आएगा, क्योंकि चेंज जीरो ही आएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा? जीरो आने वाला है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल किया, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन मोमेंटम जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ भी मोमेंटम है और वहाँ भी मोमेंटम था, वही है, सेम मोमेंटम चल रही है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और ए से बी तक गई ऑब्जेक्ट, यहाँ तक पहुँच गई, इसमें कुछ टाइम लगा टी, ठीक है। यहाँ मान लिया जीरो टाइम था और यहाँ पहुँचते पहुँचते कितना हो गया? टी हो गया। अब जो है यहाँ मोमेंटम था 5, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड लीनियर मोमेंटम, और यहाँ भी कितना रहा? 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो चेंज कितना है? चेंज कितना है? dp चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, क्योंकि 5 माइनस 5 करेंगे जीरो आएगा। लेकिन क्या p जीरो है? p तो जीरो नहीं है, p तो कैसा है? कांस्टेंट है, एक जैसा ही है। मोमेंटम जीरो थोड़ा नहीं है, मोमेंटम तो 5 है और वो कांस्टेंट ही बना रहा। तो इसीलिए जब भी ये फैक्टर जीरो होता है तो ये वाली क्वांटिटी क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है। तो ये बात ध्यान में रखने की है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए थोड़ा सा इसको हमने जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम की ये डेफिनेशन या लगा लो, या जो है इसका फॉर्मूला लगा लो, ये जो भी है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वांटिटी आती है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल,